नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा और बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको आरसीसी डिज़ाइन में बीम के डिज़ाइन के बारे में समझना है। इस वीडियो में आज आपको मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से जितने भी कोड के प्रोविजंस हैं IS 456 2000 के, उनको लेते हुए बीम के डिज़ाइन के बारे में सिखाऊंगा और साथ में शियर रीइंफोर्समेंट जो होता है उसके बारे में भी समझाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक शांति से और ध्यान से सुने, देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। मुझे आशा है कि आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे और परीक्षा के अंदर कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप कर पाएंगे इस प्रकार का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, डिज़ाइन ऑफ बीम्स के अंदर हम बात कर रहे हैं भी सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब जब क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले तो कैपिटल L यानी कि क्लियर स्पान, इसे कहते हैं अपन जो सपोर्ट्स है ना उनके बीच की जो होती है क्लियर डिस्टेंस, उसको कहते हैं अपन क्लियर स्पान। दूसरा होता है विड्थ ऑफ सपोर्ट, जिन दीवारों पर बीम टिकी है उनकी विड्थ कितनी है यानी कि वॉल थिकनेस। अगर ये डाटा नहीं दिया तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे 300 mm। उसके अलावा सुपर इम्पोज लोड। अब ये सुपर इम्पोज लोड जो होता है ये नॉर्मली लाइव लोड होता है और कभी कभी डेड लोड और लाइव लोड मिला कर दे देते हैं, तो उसको मैंने स्मॉल WL नाम दिया है। और एक आपको ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट और ग्रेड्स ऑफ स्टील जो होती है, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील आपको दी होगी कि भाई कंक्रीट किस ग्रेड की है, स्टील जो काम लिया वो किस ग्रेड का है, जिसके बेस पे अपन तय कर पाएंगे कि स्ट्रेसेस क्या होंगे। अब डिज़ाइन को करने के लिए ये जो डाटा गिवन है इसकी बात कर रहा हूँ, इसके आगे चलते हैं। पहला स्टेप देखिएगा। पहला जो स्टेप है किसी भी डिज़ाइन में, वो हमेशा जो डाटा आपको गिवन है उसको लिखने का होता है। जो भी दे रखा है वो आपको लिख दीजिए यहाँ पे, और साथ में जितने भी परमिसिबल स्ट्रेसेज है यानी कि अनुज्ञेय प्रतिबल, जैसे M20 कंक्रीट है तो FC के बराबर 20 न्यूटन पर mm²। FE 415 ग्रेड स्टील है तो FI बराबर 415 न्यूटन पर mm²। इस प्रकार से नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब क्या है कि इसमें आपको जो इफेक्टिव डेप्थ है बीम की वो एज्यूम करनी चाहिए। और इसका एक नॉर्मल जो तरीका होता है, जो क्लियर स्पान है बीम का जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके 15वें हिस्से से लेके 12वें हिस्से तक का, यानी कि क्लियर स्पान में 15 का भाग और क्लियर स्पान में 12 का भाग लगाए तो इसके बीच में अपन नॉर्मली इफेक्टिव डेप्थ लिया करते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल होना चाहिए 50 के mm में, 50 mm का मल्टीपल। जैसे कभी ऐसा ना करें कि आप जो क्लियर जो इफेक्टिव डेप्थ उसको 305 और 307 ऐसे नहीं माने। नॉर्मली हम जो मानते हैं इसको 50 mm के मल्टीपल में मानते हैं स्टार्टिंग के अंदर, शुरुआती तौर पर। बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जो विड्थ ऑफ बीम है वो नॉर्मली जो इफेक्टिव डेप्थ है उसकी 1/3 से हाफ के बीच में मानी जाती है, ये भी 50 mm के मल्टीपल में। पर पर ये जो विड्थ है बीम की वो 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जब आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली कुछ मान की एज्यूम करके, तो आप निकाल लें उसकी टोटल डेप्थ। कैसे निकालेंगे कि जो इफेक्टिव डेप्थ है उसमें इफेक्टिव कवर जोड़ लें, और इफेक्टिव कवर आपको एज्यूम कर लेना चाहिए सूटेबल जो भी होता है एज पर कोड। आप जानते हैं कि जो क्लियर कवर होता है वो बार के डायमीटर से कम नहीं होता और 25 mm से भी कम नहीं होता। और जहाँ तक हम समझते हैं इसको आप 40 से 50 mm ले लीजिएगा इफेक्टिव कवर को। क्लियर कवर के अंदर बार के डायमीटर का आधा जोड़ते हैं ना, वो इफेक्टिव कवर कहलाता है। एक रफ डाटा शुरुआत में लिया जा सकता है ताकि आप इसकी बीम की ओवरऑल डेप्थ जो है कैपिटल D वो पता कर लें। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया जिसमें मैंने इफेक्टिव डेप्थ और बीम की जो विड्थ है रेक्टेंगुलर बीम की और ओवरऑल डेप्थ के बारे में आपको बताया है। अगला स्टेप, जब आपको
बीम की ओवरऑल डेप्थ अब जो पता पड़ जाती है, तो अब आप उसका सेल्फ वेट निकालना है कि उसका खुद का भार कितना है, स्वभार सेल्फ वेट कितना है बीम का। कैसे निकालेंगे? इसको मैंने कहा है स्मॉल WD। ये W का मतलब होता है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या तरीका निकालने का? आपने जो बीम की विड्थ ली है B इंटू ओवरऑल डेप्थ D इंटू वन क्यों लिया? हम पर मीटर निकाल रहे हैं लेंथ, पर मीटर लेंथ जो है वो वेट निकाल रहे हैं। तो 1 इंटू रो का मतलब है ये जो RCC बीम है ना, उसकी डेंसिटी जो ली जाती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको आप याद रख लें। और ये डाटा लिए जाएंगे मीटर के अंदर। जैसे मान लो B लिया आपने 300 mm, तो इसको लिखेंगे 0.3 मीटर। D लिया मान लिया आपने 500 mm, तो इसको लिखेंगे 0.5 मीटर। और ये 1 मीटर ही है, और ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब आपने जब ये सेल्फ वेट निकाल लिया, तो अब आप टोटल वेट निकालें। कैसे? कि जो अभी आपने सेल्फ वेट निकाला WD, उसमें जो लाइव लोड आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये वाला जो आपको दे रखा है ना WL, इसको जोड़ देंगे तो ये W आ जाएगा। अब ये तो एक्चुअली वर्किंग लोड है सारे, हमको निकालना होता है फैक्टर्ड लोड, तो वो WU इसे बोलते हैं। वो अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है ना 1.5, उससे गुणा करके W को प्राप्त कर लेते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर्ड UDL। फैक्टर्ड UDL W। अब बात आती है इफेक्टिव स्पान की, स्मॉल एल की। तो इसके बारे में कोड के अंदर एक प्रोविज़न है, पेज नंबर 34 पर अब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो इफेक्टिव स्पान होता है बीम का, वो क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो क्लियर स्पान दे रखा है ना, उसमें इफेक्टिव डेप्थ जोड़ देंगे जो हमने निकाली है अभी थोड़ी देर पहले स्टेप नंबर 2 में। और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट का मतलब होता है कि क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट मान लीजिए दीवार की मोटाई 300 mm है, तो और मान लीजिए इसका जो क्लियर स्पान है वो 6 मीटर है, तो 6 मीटर के अंदर हम जब 0.3 मीटर जोड़ देंगे तो वो सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट हो जाएगा। यानी जो इफेक्टिव स्पान है ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। ये आपको कोड में पेज नंबर 34 पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ रेड इंक से पेज नंबर डाल रखा है, आप जब कोड देखेंगे तो आपको सब बातें मिलेंगी। नंबर 5, उसके बाद है डिज़ाइन मोमेंट। अब आपको निकालना है अल्टीमेट मोमेंट। कैसे निकालेंगे? WL²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8। या W क्या लेंगे? ये अल्टीमेट मोमेंट लेंगे W। L क्या है? इफेक्टिव स्पान जो आपने निकाला यहाँ पर चौथे स्टेप में। अब पेज नंबर 96 जो है कोड का, पेज नंबर 96, यहाँ पे जो बैलेंस सेक्शन के लिए होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MU बैलेंस, U मतलब अल्टीमेट, LI बने की लिमिटिंग, यानी बैलेंस सेक्शन के लिए, तो वो 0.36 XU max अपॉन D मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.42 XU max अपॉन D होल मल्टीप्लाइड बाय BD² इंटू FC के होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये कोड में दिया गया है पेज नंबर 96 पर। और इसमें ये जो XU max अपॉन D है वो भी आपको पेज 70 पर मिलेगा कि भाई किस प्रकार की ग्रेड के लिए किस प्रकार का ये वैल्यू है। XU max अपॉन D आपको पेज 70 पे मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, अगर मैं पेज 70 निकालूँ इसका, तो देखिएगा पेज नंबर 70, तो ये पेज 70 है कोड का, ये देखिएगा ये कोड का पेज 70 है। और ये देखिएगा FY यानी यील्ड स्ट्रेस अगर 250 है तो XU max अपॉन D 0.53 है, अगर 415 है तो 0.48 है, अगर 500 है तो 0.46 है। ये मिलेगा आपको। तो इसी प्रकार से जो मैंने पहले बताया था ना, जो पेज नंबर लिखा हुआ है आपको हर चीज़ कोड के पेज नंबर पर मिलेगी, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बार बार कोड दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आप
कोड से पता कर लें। पेज नंबर 96 पे MU लिमिट निकालेंगे। उसमें XU में x/d जो आ रहा ना ये वाला, ये वैल्यू पेज 70 से ली जाएगी और यहाँ पुट करके अपन MU लिमिट निकाल देंगे। अब हमको एक बात चेक करनी है, क्या करना है कि ये जो लिमिटिंग MU निकाला आपने अभी इस फॉर्मूले से, वो जो एक्चुअल में जो MU है जो आपने पहले निकाला था WL²/8, जो डिजाइन MU था ना, जो एक्चुअल में आ रहा है WUL²/8, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये जो बैलेंस सेक्शन के लिए जो होता है वो एक्चुअल से ज़्यादा होना चाहिए ताकि बीम अंडर रिइंफोर्स के रूप में काम कर सके। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिंगली रिइंफोर्स बीम मान के चल रहे हैं, तो हमको ये करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा, वरना क्या होगा, हमको बीम को डबल रिइंफोर्स बीम की तरह डिजाइन करना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स बीम की। तो अगर MU लिमिट जो आपने निकाला है ये MU से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन कैसे? आपने जो विड्थ ली है, आपने जो डेप्थ ली है, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन सी? कि MU लिमिट जो है वो MU से ज़्यादा हो जाए। अब आगे देखिए आप, नाउ वी हैव B/D, यानी अब तक जो हमने 6 स्टेप किए उसमें हमको बीम की विड्थ और बीम की ओवरऑल डेप्थ के बारे में पक्का पता पड़ गया, हमने चेक लगा के सब कुछ ओके कर दिया। लेकिन अब हम इस विड्थ को और इस डेप्थ को लेकर आगे जो है वो ये काम करने जाएंगे। क्या क्या करेंगे? पहला, फाइंड AST, कि जो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन है वो कितना लेना है। दूसरा, डिज़ाइन ऑफ shear reinforcement, अगर shear reinforcement डिज़ाइन करना है तो वो कैसे करेंगे, ये काम हमें अब आगे करना है। इसको मैं स्टेप नंबर 7 कह रहा हूँ कि भाई हमने B और D तो पता कर लिया है, कि हमने BD पता कर लिया है, लेकिन आगे हमको ये 2 चीज़ें और करनी है। और साथ में सारे जो चेक्स हैं, अप्लाई ऑल चेक, जितने भी चेक्स हैं कंसर्न, वो आपको सबको अप्लाई कराना है, वरना इसकी फिर वैलिडिटी नहीं होगी, मान्यता नहीं होगी। आप जब तक चेक को अप्लाई नहीं करेंगे कैसे कहेंगे कि हमने जो काम किया वो सारा सही किया है। तो नंबर 8 स्टेप पे मैं आता हूँ, AST निकालना, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो ये देखिएगा पेज 96 पर एक फॉर्मूला है, मैं आपको पेज 96 बताता हूँ। पेज 96 पे ये फॉर्मूला है जो MU लिमिट निकालेगा। ये देखिएगा पहले तो पेज 96, और ये रहा फॉर्मूला MU लिमिट निकालने का। 0.36 XU max/d 1 - 0.42 XU max/d BD² इंटू FCK। ये वाला सॉरी AST निकालना है पेज 96 पर, स्टील निकालना, वो MU लिमिट करना है। स्टील का बोलना था मेरे को, मैंने MU लिमिट बोल दिया। ये रहा फॉर्मूला स्टील का। यहाँ पे देखिएगा इस पेज पर, ये रहा स्टील का, वही है क्लॉज, तो वही है सेम वाला जो अपने नहीं, ये G1.1 सेक्शंस विदाउट कंप्रेशन, यानी कि हम सिंगली रिइंफोर्स की बात कर रहे हैं, और इसमें वो T सेक्शन की बात इसमें नहीं चल रही है। तो यहाँ देखिएगा, ये रहा आपके, इफ द XU/D इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, MU इज इक्वल टू 0.87 Fi AST/D इंटू 1 - AST Fi/BD इंटू FCK। ये फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है, ये कोड में दिया गया है, और इसके साथ साथ आपको AST निकालना है। ये फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, MU इज इक्वल टू 0.87 Fi AST इंटू D इंटू 1 - AST इंटू Fi/BD इंटू FCK। इससे आप AST रिक्वायर्ड निकालेंगे। ये इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है ये। इसमें MU आपको पता है, निकाल चुके पहले आप, और Fi पता है आपको, ग्रेड ऑफ स्टील वगैरह। AST जो आपने निकालना है, ये तुमको निकालना है यहाँ से, और D आपको पता है, AST निकालना है, Fi पता है, BD पता है, FCK पता है। इसमें AST को जब गुणा करेंगे AST से, तो AST² आएगा, यानी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, जिसको सॉल्व करके अपन AST रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। अब देखिए आगे, मतलब मैंने जो
आपके स्टेप नंबर 8 लिखा है ना एस टी निकालने का, उसमें पहला पॉइंट था, मतलब स्टेप 8 का जो पहला MU का जो एक फॉर्मूला है जिसमें एस टी आ रहा है उससे हम एस टी निकालेंगे। अब दूसरा अगला, चूज सुटेबल बार डायमीटर। आपने जो स्टील का एरिया निकाला है टेंशन रिइंफोर्समेंट के लिए, टेंशन स्टील के लिए, उसका जो बार का डायमीटर एक रूल है कि भाई 10 mm से कम तो कभी बार का डायमीटर होता नहीं है। और नॉर्मली जो बाज़ार में जो बार्स मिलते हैं सरिया आपको, वो 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm के हिसाब से मिलते हैं। तो रफली इसमें जहाँ तक ज़्यादातर इसमें काम लिया है तो वो 16 है, 20 है, 22 है, और मोस्टली 20 mm इसमें काम लिया जाता है। तो आपको कोई चूज़ करना है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबल होता है ना, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप निकालें A5। ए का मतलब एरिया, 5 मतलब जो आपने डायमीटर लिया उसके हिसाब से, जैसे आपने डायमीटर लिया है 5, तो एरिया हो जाएगा π/4 इंटू 5² 5 का मतलब 16 mm, 20 mm जो भी हो। तो आपने एक बार का एरिया निकाल दिया इससे π/4 इंटू 5² से। और स्टील का एरिया रिक्वायर्ड कितना था, वो ये रहा, AST रिक्वायर्ड यहाँ पे आ गया था। अब निकालेंगे नंबर ऑफ बार्स एंड जितना एरिया स्टील का रिक्वायर्ड है उसमें एक रॉड का जो एरिया है, एक बार का जो एरिया है A5, उसका भाग लगा दिया। और ये जो नंबर आएगा इसको अपन हायर साइड में राउंड अप कर देंगे। जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट कुछ आया था हम 6 कर देंगे, 6 पॉइंट कुछ आया था 7 कर देंगे, इस तरह से। अब जब आप राउंड अप करेंगे तो आपको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। तो देखिए मैं लिखा है यहाँ फाइंड AST प्रोवाइडेड। अब हमको चेक लगाना है कि जो आपने ये एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है वो एक लिमिट है लोअर और अपर, उससे कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। लोअर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा ये आपको मिलेगा यहाँ पे चेक कि AST जो आपने प्रोवाइड किया है शुड नॉट बी लेस देन 0.85 BD/FY। 0.85 BD/FY से कम नहीं होना चाहिए और 0.04 B इंटू कैपिटल D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये पेज 47 पर मिलेगा आपको, ये सारा मैटर आपको मिलेगा पेज 47 पर कोड के अंदर। तो पेज 47 अगर मैं निकालूँ कोड का तो देखिएगा इसमें ये बातें आपको क्लियरली मिलेगी। ये देखिए पेज इसका 47, और जहाँ मिला हुआ है कि AST जो है उसके लिए चेक है सारा। ये देखिएगा यहाँ पे इसमें कोड में बता रहा हूँ आपको मैं, ये यहाँ पर है, ये देखिएगा, ये तो है आपका पेज 47। और ये देखिए यहाँ पे ये लिखा ना यहाँ पे AST/BD = 0.85/FY। तो इससे अपन AST निकाल देंगे 0.85 BD/FY। ये AST मिनिमम है। और मैक्सिमम के लिए लिखा है ना ये मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शेल नॉट एक्सीड 0.04 इंटू B इंटू D। तो सब बातें आपको कोड में मिलेंगी। तो इस तरह से अपन इसको कर पाएंगे। तो आपको ये देखना है कि जो आपने AST प्रोवाइड किया है यहाँ पर वो ना तो इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि आपको साथ साथ में मैंने लिखा है यहाँ पे देखिएगा आल्सो मेंशन स्पेसिंग ऑफ बार्स। तो बार की जो स्पेसिंग है ना वो भी, जैसे आपने मान लीजिए ये बीम का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ आपने स्टील की बार्स लगाई हैं, तो ये बार के बीच का जो क्लियर डिस्टेंस ये डिस्टेंस भी एक लिमिट में होना चाहिए, एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये पेज 46 जो है उसमें टेबल 15 है जिसमें जो सेंट्रल वैल्यूज दे रखी है बीच के अंदर, वो वैल्यूज में काम आती है। पेज 46 पर टेबल नंबर 15 से आपको ये मिल जाएगी। उससे ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए, और नॉर्मली ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक चेक लगाने के बाद होती है, तो आपको चेक अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए आपको सूटेबल कवर भी इसमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको पेज 47 पर टेबल 16 मिलेगी, जिससे आपको पता पड़ेगा कि भाई कितना कवर हमको रखना है इस रीइंफोर्सिंग बार का, रीइंफोर्समेंट जो लगा है ना आपने बार का, उसके लिए। एक्चुअली स्टील की बार को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्सिंग बार जो होती है वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। और उसमें जो बार अपन काम में लेते हैं उसका डायमीटर जो कहलाता है
वो कहलाता है डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग बार। तो वो आपको टेबल 16 पेज 47 से मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली ये हम जो बात कर रहे हैं अभी वो बात चल रही है यहाँ पे कवर की बात चल रही है। लिखा है मतलब प्रोवाइड सुटेबल कवर, तो ये बार के हिसाब से होता है, जितना बार का डायमीटर उसके हिसाब से होता है। पर ये मैं आपको शुरू में कह चुका हूँ कि ये 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली इसको 25-30, 25-30, 35 ऐसा ले लेते हैं। कोई रफ इसका कोई फाइनल पक्का ज़्यादा इसको चिंतनीय बात नहीं है ये। अब देखिए आगे, ये मैंने 2 पेज अब तक हुए इसके, तीसरा पेज है इसका। यहाँ देखिए आप, नंबर 9 पॉइंट ये है डिज़ाइन ऑफ shear reinforcement। डिज़ाइन ऑफ shear reinforcement, देखिएगा आपको फैक्टर्ड shear फोर्स निकालना है, जिसको मैंने नाम दिया है VU। आप जानते हैं कि अगर UDL किसी सिंपली सपोर्ट बीम पे W पर मीटर हो, स्पान उसका L हो, तो टोटल जो लोड होता है वो W इंटू L होता है, और आधा आधा बढ़ जाता है दोनों सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये WU इंटू L/2 हो गया VU, यानी कि फैक्टर्ड shear फोर्स। इसके बाद हम एक्चुअली जो पॉइंट नंबर 9 है ना, स्टेप नंबर 9 है ये शेयर डिजाइनमेंट के लिए, शेयर रिइंफोर्समेंट के डिजाइन के लिए। और उस 9वां जो स्टेप, उसका पहला पॉइंट ये है फैक्टर्ड shear फोर्स। इसके बाद निकालेंगे हम नॉमिनल shear स्ट्रेस टॉ वी। इसके लिए फॉर्मूला होता है VU/BD। VU यहाँ से निकल जाएगा, BD आपको पता है। तब निकालेंगे आप, इसके बाद निकालेंगे परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट P। ये जो आपने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट लगाया ना इस बीम के लिए, उसका परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे कि AST जो आपने प्रोवाइड किया है, और उसमें ये जो इफेक्टिव एरिया बीम का B इंटू डी इफेक्टिव डेप्थ जो होती है, उसका भाग लगाएंगे और 100 से गुणा करके निकालेंगे परसेंटेज। ये आएगी P की वैल्यू। अब आपको पेज 73 पर एक टेबल नंबर 19 है। पेज 73 पर टेबल नंबर 19 देखिएगा, पेज 73 है और टेबल नंबर 19 है। ये देखिएगा पहले तो, ये पेज नंबर 73 और टेबल नंबर 19, ये टेबल नंबर 19 जो आपको दिख रही है। डिजाइन shear स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टॉ सी इन न्यूटन पर mm²। यहाँ देखिएगा आपको मिल रहा है ना 100 AS/BD। तो ये आपके जो परसेंटेज स्टील वाला है, और ये कंक्रीट की ग्रेड है। तो आपको जिस ग्रेड की कंक्रीट के लिए ये डाटा देखने हैं, M15 है, M20 है, M25 है, M30 है, जो भी है, उसके लिए सारे आपको डाटा मिल जाएंगे। ये जो आपको मिल रही है स्ट्रेस वाली, ये टॉ सी की वैल्यू है। तो ये मैंने कहा आपको फाइंड टॉ सी डिजाइन shear स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, पेज 73 टेबल 90 जो मैंने अभी आपको बताई है। अब अगला स्टेप, 5वां स्टेप, एक्चुअली स्टेप नंबर 9 का 5वां स्टेप। आपने देखिए पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में टॉ भी निकाला था। अब आपने अभी टॉ सी निकाला है चौथे स्टेप में। अब चेक करना है कि टॉ वी और टॉ सी के बीच में क्या रिश्ता है। अगर टॉ वी टॉ सी से कम है तो आपको मिनिमम shear reinforcement तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, मिनिमम। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि अगर टॉ वी का मान टॉ सी के आधे से भी कम है तो मिनिमम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, उसमें ये ज़रूरी है कि जो आपने टॉ वी निकाला है वो टॉ सी के आधे से ज़्यादा हो, लेकिन टॉ सी से कम हो। यानी टॉ सी के आधे से तो ज़्यादा, लेकिन टॉ सी से कम। तो आपको मैंने लिखा है यहाँ पे मिनिमम shear reinforcement विल बी प्रोवाइडेड। ये आपको क्लॉज जो 25.5.1.6 जो है, ये पेज 48 पर मिलेगा आपको। उसमें लिखा है कि ASV/B इंटू SV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4/0.87 FY। यानी इस रूल से हम स्पेसिफिक निकालेंगे और उसको बाद में प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो चीज़ आती है ना ASV/BSV, ये इस चीज़ से ज़्यादा या बराबर हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। अब इसमें SV क्या है? S का मतलब होता है स्पेसिंग, V का मतलब होता है वर्टिकल स्ट्रिप्स। हम shear reinforce के रूप में क्या करते हैं कि वर्टिकल स्ट्रिप जो होती है, हम उसको कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर वलय, वर्टिकल स्ट्रिप्स वो लगाते हैं। और ये नॉर्मली
टू लेग्ड होती है, दो टांगों वाली होती है। अगर हम कहें आपसे कि जो हमने स्ट्रिप लगाई है, स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप लगाई ना, उसके नॉर्मल जो डायमीटर लेते हैं वो देखो मैंने बताया यहाँ पे, ये 6, 8, 10, 12 है इसकी रेंज, पर नॉर्मली 6 या 8 से काम चल जाता है। 6 mm ले लें, 8 mm ले लें, जो भी है, 6 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर हम कहें कि अगर मान लीजिए 6 mm की कोई बार है स्ट्रिप के रूप में, तो उसका एरिया कितना होगा, π/4 × 6²। लेकिन इसको अगर आपने टू लेग्ड किया है, दो लेग के रूप में काम लिया, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। कई बार ये 3 लेग या 4 लेग भी होती है, तो इंटू 3 या 4 कर देंगे, पर नॉर्मली ये 2 लेग्ड ही होती है। तो ये 2 × π/4 × 5² से हम इसका एरिया निकाल देंगे, किसका, ये ASV जो मैंने कहा, तो ASV इससे निकल जाएगा 2 × π/4 × 5²। 5 लेंगे 6 या 8 mm। FI आपको पता ही है और B आपको पता ही है, तो इससे आपकी स्पेसिंग निकल जाएगी और इसको आपको सेटिस्फाई कराना है। ये हो गई। अच्छा, आप क्या करेंगे कि इसको इक्वल करके देखिए, इसको इक्वेशन बनाएंगे, बीच में इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ लिखा मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू, पर आप इसको इक्वल टू कर देंगे और इक्वल टू करके SP निकालेंगे, और जो SP आएगी स्पेसिंग, उसको लोअर साइड में राउंड अप करेंगे। जैसे मान लीजिए 132 पॉइंट कुछ आया, तो उसको 130 ले लेंगे। 112 पॉइंट कुछ आया तो 110 ले लेंगे, ताकि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ना, ये इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिएगा, ये आपका काम हो गया। लेकिन दूसरा केस, अगर टॉ भी जो है वो टॉ सी से ज़्यादा है, अगर आपने जो टॉ भी निकाला है वो टॉ सी से ज़्यादा है, तो फिर आपको शियर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। किसके लिए, इस फोर्स के लिए, VUS के लिए। यानी जितना एक्चुअली क्या होता है, ये जो टॉ सी जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने आपको भी निकालना बताया यहाँ पे, ये कंक्रीट एक्चुअली इसके हिसाब से कुछ तो शियर का जो इफेक्ट कंक्रीट खुद झेल सकता है, और जो कंक्रीट झेल सकता है उसके अलावा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा शियर रिइंफोर्समेंट के रूप में। ये तो कंक्रीट की कैपेसिटी है। तो देखिए मैंने लिखा है कि अगर हम टॉ सी को, जो कि आपने भी याद किया टेबल से, उसको BD से गुणा करें, तो ये एक्चुअली कंक्रीट के द्वारा लिया गया फोर्स है शियर के अंदर। ये तो इतना कंक्रीट खुद वहन कर सकता है, खुद झेल सकता है। और इसको अपन घटाएंगे VU में से, जो कि आपने पहले निकाल रखा है, यहाँ पे VU देखिए, WL/2 से इसमें, और ये जो बचेगा इसको हम नाम दे रहे हैं VUS। ये वो शियर फोर्स है जिसके लिए आपको रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइड 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रिप्स। आपको 2 लेग वाली वर्टिकल स्ट्रिप काम में लेनी है, जिसमें जो डायमीटर लेंगे स्ट्रिप का वो 6 या 8 mm। 6 ले लो या 8 ले लो, दो में से कोई एक ही लेते हैं, 6 या 8 लेते हैं इसके अंदर, और उससे आप ASP निकाल लो। और फॉर्मूला क्या काम आएगा, पेज नंबर 73 पर देखिएगा फॉर्मूला इसका, ये मिला यहाँ पे, VUS बराबर 0.87 FI × ASP × D/SP। तो इससे आपको ये VUS तो यहाँ मिल गया, VU माइनस टॉ CVD से, और ASP आपने 2 लेग स्ट्रिप मान लिया। D आपको सवाल में पता ही, शुरुआत में तय कर चुके हैं, बीम की इफेक्टिव डेप्थ, इससे आपको SP मिल जाएगा। अब ये जो SP है, यानी कि स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स, उसके लिए एक रूल है कि 0.75 × इफेक्टिव डेप्थ से कम नहीं होना चाहिए, से सॉरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 300 mm से भी ज़्यादा नहीं होना, जो भी इसमें से कम हो, यानी इन दोनों में से जो भी कम हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, SV शुड नॉट बी मोर देन 0.75 D, आल्सो शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। ये आपको पेज 47 पर मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ भी लागू करनी थी, ये जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट की बात मैंने की थी ना, वो भी ये रूल लागू होता है कि SP शुड नॉट बी मोर देन 0.75 D एंड आल्सो शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। तो यहाँ आपने आपका शियर रीइंफोर्समेंट का काम पूरा हो गया। और उसके बाद देखिएगा, आखिर में जो ये पॉइंट नंबर 10 है, वो है चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ये आपको पेज 38 पर मिलेगा, फिगर 4, पेज 38 कोड का, उसमें मिलेगा फिगर नंबर 4। उससे अपन ये काम कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेज 38 फिगर नंबर 4।
ये देखिएगा पेज नंबर 38 और ये फिगर नंबर 4 देखिए आप, ये फिगर नंबर 4 क्या लिखा है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है एफ निकालने के लिए। देखिएगा ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे, एफ एस बराबर 0.58 एफ आई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड। जितना ए एस टी रिक्वायर्ड था ये अपन पहले शुरुआत के स्टेप में निकाल चुके थे, कितना रिक्वायर्ड था कितना हमने प्रोवाइड किया है। ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड को जो आएगी वैल्यू उसको 0.58 एफ आई से गुणा करेंगे, वो एफ एस आएगा। और फिर फिगर की सहायता से और एफ एस की सहायता से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर पता कर लेंगे। कैसे देखिएगा, देखिएगा ये परसेंटेज, जो परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है ये आप पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये आपको मैं बात पहले ही कह चुका हूँ कि एफ एस तो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और परसेंटेज जो स्टील है वो आप पहले निकाल चुके हैं। परसेंटेज स्टील आप निकाल चुके हैं, तो ये परसेंटेज स्टील तो आएगा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या आएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर। और ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है अलग अलग, ये अलग अलग एफ एस के लिए, ये एफ एस बराबर 120 के लिए, ये एफ एस बराबर 145 के लिए, ये एफ एस बराबर 290 के लिए, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेसेस के लिए आपका इस फॉर्मूले से जो एफ एस निकलता है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा इंटरपोलेशन, और वो इन कर्वों की सहायता से मिल जाएगा। उस कर्व के अलावा हम चलेंगे और इधर से अपन देखेंगे ये 0.4, 0.8, 1 जो भी आपका परसेंटेज स्टील आपको मिलेगा, तो यहाँ से चलेंगे स्टील वाला मैटर लेके परसेंटेज, और वो जो भी कर्व आएगा वहाँ तक चलेंगे, और इधर से आपको मिल जाएगा मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा कि नॉर्मली ये 1, 1.1, 1. जो भी होगा विच एवर मैटर में भी अपन को इसको करना पड़ेगा इंटरपोलेट करके। ज़्यादा ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये केवल उसको देखना है, वाच करना है ग्राफ से। इसमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि ये घटाया नहीं, ये जोड़ा, कुछ नहीं। आपको अनुमान से ये चूज़ करना पड़ेगा पॉइंट यहाँ पे, फिर जो ग्राफ है एफ एस के हिसाब से वहाँ तक जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कोई ग्राफ नहीं है, इन दो के बीच की वैल्यू आती है, तो आपको बीच में रुकना पड़ेगा और उसके हिसाब से फिर आपको चलना पड़ेगा, और यहाँ जो भी जाएगा आपको वैल्यू मिल जाएगी, मॉडिफिकेशन फैक्टर की मिल जाएगी। अब पेज नंबर 37 पर एक आपको दे रखा है कि L/D जो होता है वो सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 से ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ हमको 20 को गुणा करना है मॉडिफिकेशन फैक्टर से। ये पेज नंबर देखिए 37, पेज नंबर 37, ये देखिएगा पेज नंबर 37। यहाँ देखिए आप, बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 दे रखी है आपको। तो ये अपन बात चल रही है सिंपली सपोर्टेड की ना, तो ये L/D का जो मान है ये 20 को गुणा करेंगे के से, के का मतलब क्या, मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो इससे इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास में एक्चुअल जो स्पान है वो पता ही है आपको, शुरुआत में तय कर चुके हैं, और जो इफेक्टिव डेप्थ आपको पता ही है। तो जब भाग लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 20 × K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने सारे काम अकॉर्डिंगली किए हैं, कोड के अकॉर्डिंग, जो अब तक पूरा स्टेप बाय स्टेप जो काम आपको मैंने सिखाया है, तो ये कभी भी बीम फेल नहीं होगी। ये अनुभव के आधार पर आपसे मैं कह सकता हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ये बात आपको समझ भी आई होगी। आप इसको कोई भी क्वेश्चन लेके करें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इस नंबर पर 9521663064 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए नया वीडियो बना के आपको भेज दूँ और बीम डिज़ाइन आपको मैं करके दिखा दूँ। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।